डायबिटीज आत्मनिर्भर अभियान में आपका स्वागत है। आज हम डायबिटीज़ के ऊपर कुछ चर्चा करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम आज डायबिटीज़ से संबंधित जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और डायबिटीज़ की जानकारी जब तक हम डायबिटीज़ को समझेंगे नहीं, समझने के बाद ही हमें उसके बारे में कुछ समझदारी आएगी और उसको ध्यान में रखते हुए हम जब उसके प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति कुछ जवाबदारी निर्धारित करेंगे, तब जा कर के हम डायबिटीज़ से मुक्ति पा सकते हैं। इस तरह से हम अब डायबिटीज़ के बारे में पिछले वीडियो में, पिछले मीटिंग्स में हमने आपको डायबिटीज़ के बारे में, उसके हिस्ट्री के बारे में और रेजिस्टेंस के बारे में बताने की कोशिश की थी कि डायबिटीज़ होती कैसी है। तो अभी तक हमने समझा कि डायबिटीज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। तो हम आज इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में आप देखेंगे कि जैसे हम सबसे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझने के लिए एंटीबायोटिक, किसी बैक्टीरिया के लिए, किसी इन्फेक्शन के लिए हमें जब कोई एंटीबायोटिक्स दी जाती है, जब हम कोई एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो उस एंटीबायोटिक्स का असर, जब हम बार बार उस सेम इन्फेक्शन होता है और उसी एंटीबायोटिक्स को बार बार लेते हैं तो उसकी इफिकेसी कम हो जाती है। कुछ दिनों के बाद देखने को ऐसा मिलता है कि वह एंटीबायोटिक कम काम करती है या उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में उसका काम करना कम हो जाता है। तो हम ये बोलते हैं कि उस बैक्टीरिया ने उस एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस पैदा कर लिया है, मीन्स प्रतिरोध पैदा हो गया है। सेम उसी तरह से हम दूसरा उदाहरण आपको देना चाहेंगे। एक गुड नाइट कॉयल हम जलाते हैं, तो जब इनिशियल में गुड नाइट हम यूज करते थे तो मस्क्यूटो, ये मच्छर जो है उस कॉयल के, मीन्स उस कॉयल से या उस लिक्विड के असर से वो उनकी डेथ हो जाती थी या वो भाग जाते थे, उनका इफेक्ट कम देखने को मिलता था। लेकिन आज की कंडीशन ऐसी हो गई है कि उस गुड नाइट के लिक्विड का असर हो या उस कॉयल का असर हो, उसके इफेक्ट से उनको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वो आप गुड नाइट जला करके रखिए, चालू करके रखिए, ऑन करके रखिए अपने सिस्टम में, और वो भी अपना अपना काम ऑन रखते हैं, वो भी चालू रहते हैं, घूमते रहते हैं। मतलब उन्होंने उसके प्रति रेजिस्टेंस पैदा कर लिया। सेम इसी तरीके से हम इंसुलिन के बारे में कुछ बताने की कोशिश करेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को आप देखेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की डिस्कवरी 1989 में हुई, और 1989 में जब डिस्कवरी इंसुलिन के रेजिस्टेंस की हुई तो पूरा नज़रिया बदल गया, ट्रीटमेंट करने के सिस्टम बदल गए, ट्रीटमेंट करने की पद्धति बदल गई और लोगों की एक सोच बदल गई। तो इस सिस्टम पर काफ़ी समय तक काम चलते रहा और काम चलते रहा। तो जब 1989 में साइंटिस्ट लोगों ने ये चीज़, इस बात को सामने रखा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हमारा डायबिटीज़ 2 की बीमारी होती है, ना कि इंसुलिन की कमी की वजह से। मतलब हमारे शरीर में हमने ये देखा कि हमारे शरीर में इंसुलिन होते हुए भी हमें डायबिटीज़ की बीमारी हो रही है। मतलब डायबिटीज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। और हम ये देखेंगे कि उस समय इंसुलिन रेजिस्टेंस ही नहीं, मतलब हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में इंसुलिन की मात्रा भी ज़्यादा है, जिसे हम हाइपर इंसुलिनीमिया कहते हैं। तो हाइपर इंसुलिनीमिया एक मेजर कॉज होता है, मतलब कारण बनता है हमारे डायबिटीज़ को बनने के लिए। और इसके साथ साथ में और अलग वे से हम देखने जाएंगे तो हाइपर इंसुलिनिया ही और भी बहुत सारी बीमारियों का कारण है। उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम डायबिटीज़ के हिसाब से बात करते हैं, डायबिटीज़ को समझने की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब इतना ज़्यादा हाइपर इंसुलिनीमिया है, डायबिटीज़ की में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा है और रेजिस्टेंस होने की वजह से हमें डायबिटीज़ की बीमारी हो रही है। तो हमें समझना यह है कि आज के समय में जो 1989 में जब भी इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में वैज्ञानिक लोगों ने दावा पेश किया, मतलब इस तरह से बताया, इस तरह की जानकारी दी, तो उसके बाद से एक रिवोल्यूशन चालू हुआ डायबिटीज़ के क्षेत्र में। और ऐसा देखने में आया कि अब लोगों ने, मतलब डायबिटीज़ को ठीक करने के काफ़ी करीब आ चुके हैं। बट ये होता क्या था कि ये केवल साइंटिस्ट लेवल तक था। साइंटिस्ट लेवल तक होने का मतलब कि रिसर्च बेस पे था। और जब कुछ डॉक्टर्स इसको यूज करने लगे, प्रैक्टिकल में लाने लगे और रिजल्ट बेस दिखाते हुए, ये करते करते 2010 में हम आ गए। काफ़ी समय निकल गया और 2010 के बाद से फिर इस तरह के रिजल्ट्स देखने के बाद पूरे देश विदेश में, हर जगहों पर, हर देश में इस पर काम शुरू हुआ बहुत जोर से, बहुत तेज़ी से। इसके नारायण मूर्ति ने कहा था
कि ज़्यादातर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट अनएम्प्लॉय हैं, क्योंकि उन्हें 50 साल पुराना सिस्टम अगर आप पढ़ाएंगे तो ये होना स्वाभाविक है। मतलब इस तरह का मिसमैच तो रहेगा। सेम हमारे कंडीशन में है कि ये सब चीज़ें आज बहुत जल्द, कुछ कम समय के अंदर ये सब चीज़ें बाहर सामने आई हैं। बट हमें जो पढ़ाया जाता है या लोगों को जो पढ़ाया जाता है और जो दिमाग में कॉन्सेप्ट पहले से बना हुआ है कि हम जो पहले से जान रहे हैं हम उसी के ऊपर बिलीव करते हैं, इस चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, हमें खुद को आत्मनिर्भर बनने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और जब तक हम एजुकेशन नहीं लेंगे, जब तक हम नॉलेज नहीं लेंगे, हमारे पास समझदारी नहीं आएगी। और जब समझदारी नहीं आएगी उस तरह की उसके बारे में, तो फिर हम जवाबदारी निर्धारित नहीं करेंगे। और जब हम जवाबदारी निर्धारित करेंगे अपने स्वास्थ्य के प्रति, तो हम देखेंगे कि हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा, हम आत्मनिर्भर बनेंगे डायबिटीज़ के ऊपर के लिए। और इस तरह से हम जब आत्मनिर्भर बनेंगे तो हमारा देश भी आत्मनिर्भर बनेगा। तो इस तरह से हमारा कहना है, हम ये समझते हैं, हम ये कहना चाहेंगे कि ज़्यादातर हमें आज के समय में एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाने की ज़रूरत है। बदलाव लाने का के सेंस में कहने का मीनिंग ये है मेरा कि आज हम दिन में 3 से 4 बार तो खाना खाते हैं, लेकिन वो खाना खाने के बारे में हमें, या एक नॉर्मल आदमी की तो बात छोड़ दीजिए, जब भी एक MBBS स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर भी फूड के बारे में या खाने के बारे में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। उनको अगर बताया जाता है, उनको अगर पढ़ाया जाता है तो केवल और केवल बीमारी और ड्रग्स के बारे में, मेडिसिन्स के बारे में। तो कहना हम ये चाहते हैं कि जब एक MBBS को भी इस चीज़ की जानकारी नहीं दी जाती है फूड्स के बारे में, तो एक आम आदमी की क्या बात है। आम आदमी तो उससे कोसों दूर रहने वाला है। तो इस तरह से हम बार बार फोकस करेंगे कि जब तक हम एजुकेट नहीं होंगे, जब तक हम नॉलेज नहीं लेंगे, और नॉलेज लेने के लिए आपको अपना खुद सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। सेल्फ मोटिवेट होंगे कि नहीं, मुझे जानकारी लेना है, समझना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, अपने आप में मतलब सुधार करना है और यूज करना है। जब हम आप यूज करेंगे, अपने आप में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपको लगेगा, दिखेगा कि रिजल्ट है। और जब आपको रिजल्ट दिखेगा तो आपको उस पर यकीन आएगा, और आपको यकीन आएगा तो आप दूसरों को भी बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई ये हो सकता है, मतलब इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। सो अब हम उसी संदर्भ में आगे बताना चाहेंगे कि जैसे आपने देखा कि डायबिटीज़ जब ये जांच हो गई कि इंसुलिन की वजह से होता है, इंसुलिन की कमी की वजह से होता है, या इंसुलिन की नहीं होने की वजह से होता है और उसको टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, या इंसुलिन होते हुए भी जो डायबिटीज़ होता है उसको टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। तो इस तरह से डायबिटीज़ को टाइप 2 और टाइप 1 दो पार्ट में बांट दिया गया। लेकिन जब टाइप 2 की बात करते हैं तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि हम टाइप 2 की डायबिटीज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। तो अब यहाँ पे हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझना सबसे ज़रूरी हो जाता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझने के लिए हम चलते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें फूड को समझना ज़रूरी होगा। जब तक हम फूड को नहीं समझेंगे, हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो आज हम जब कोई फूड खाते हैं तो एक नॉर्मल दिमाग में बातें रहती है कि हम फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये 3 जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये मुख्य घटक होते हैं जो हम रेगुलर और मैक्सिमम अमाउंट में खाते हैं। तो जब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की बात आती है तो चूंकि हमारा डायबिटीज़ कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है, इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट पे फोकस करेंगे। अब होता क्या है कि कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री की भाषा में जब हम जाते हैं तो केमिस्ट्री की भाषा में हमें पढ़ाया जाता था कार्बोहाइड्रेट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो उस समय भी हमें ये चीज़ समझ में नहीं आती थी और आज भी समझ में नहीं आती है। कार्बोहाइड्रेट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हम आपको उससे सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे कि खाने का वो आइटम, फूड का वो आइटम जो ब्लड में जाकर डायरेक्ट शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, इट मे और मे नॉट बी स्वीट, दैट इज़ द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो डायरेक्ट हम खाते हैं खाने में, वो पहला खाने के बाद पेट में जाता है, पेट से डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा ब्लड में जाता है और ब्लड से वह शुगर पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट होती है। चूँकि ब्लड उस शुगर का कोई यूज नहीं करता है,
ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में शुगर का ट्रांसपोर्टेशन होता है और एक्चुअल डेस्टिनेशन है शुगर का सेल्स। तो जब इस सेल्स में एक्चुअल में शुगर्स को सेल में जाना होता है, बट ब्लड वहाँ पर ट्रांसपोर्टर का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरे जगह पे, शरीर के जगह जगह हर अंगों में वो पहुँचाता है। तो जहाँ पर सेल्स के अंदर शुगर को जाना होता है, शुगर वहाँ सेल्स में चली जाती है। बट अब एक समझने की बात यह है कि सेल्स के अंदर भी शुगर को जाना है तो वहाँ पर एक मीडिएटर लगता है, इसको एजेंट बोलते हैं। हम कहीं कहीं किधर हमें किसी चीज़ के लिए कहीं कुछ करना है और जाना है तो वहाँ हमें एक एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। वो एजेंट कैसा होता है? वो दोनों के बीच में एक मेल मिलाप करता है। तो उसी तरीके से इंसुलिन नाम का जो ये एंजाइम है जो पैंक्रियाज से निकलता है, यह इंसुलिन नाम का एंजाइम उस शुगर को सेल्स में पहुंचाने का काम करता है। मतलब यह एक मीडिएटर का काम करता है। इस तरह से इंसुलिन कैरियर का काम करता है जो इंसुलिन हमारे शुगर को ब्लड में पहुंचाता है। अब होता क्या है कि जैसे ही हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा आती है तो शुगर को इंसुलिन ब्लड में सेल्स में पहुंचा देता है। इस तरह से उसका वर्क शुरू होता है। तो आपने सुना होगा कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होती है, जबकि यहाँ देखा ये जाता है कि इंसुलिन की कमी से नहीं, इंसुलिन रेजिस्टेंस से डायबिटीज़ होती है। तो वापस से हम बताएंगे कि यहाँ पर इंसुलिन ज़्यादा है, मीन्स हाइपर इंसुलिनीमिया है और इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ हो रही है। तो अब हम वापस से इंसुलिन रेजिस्टेंस के और करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जो इस कमरे में हम बैठे हैं, यह कमरा एक सेल्स है और इस कमरे के बाहर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है और उस ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या सो मेनी कंपोनेंट ऑफ द ब्लड्स आर सर्कुलेटिंग। तो इस तरीके से ब्लड के अंदर सभी खाद्य पदार्थ जो हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो भी बोले, वो सब उसी के अंदर घूमते रहता है, घूम रहा होता है। और वो अब उसको सेल्स के अंदर आना है, मीन्स इस कमरे के अंदर आना है, तो कमरे के दरवाजे को हमने बंद करके रखा हुआ है। अभी इंसुलिन आता है, इंसुलिन शुगर को पकड़ता है, शुगर की एक बोरी को पकड़, समझ लीजिए एक बोरी को, शुगर के बोरी को पकड़ता है इंसुलिन और वो दरवाज़ा खोलता है और सेल्स के अंदर डाल देता है। इस तरह से एक बोरी शुगर इंसुलिन ने डाला, वापस जाता है, दोबारा इंसुलिन शुगर को पकड़ता है, फिर वापस एक बोरी शुगर डालता है, वापस जाता है। इस तरह से इंसुलिन बार बार काम करते हुए 10 गोनी शुगर ब्लड सेल्स में डाल दिया। अब यहाँ समझने की बात यह होती है कि जब सेल्स के अंदर 10 गोनी शुगर आ जाती है तो सेल्स को क्या फील होता है कि भाई मुझे अब ज़्यादा शुगर की ज़रूरत नहीं है। अभी उस समय सेल अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो जब सेल अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है, चूँकि हमने खाया ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाया हुआ है, हमारे ब्लड में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, तो वो जा कर के पैंक्रियाज को मतलब एक सिग्नल देता है कि भाई यहाँ ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा है, तो आप इंसुलिन और ज़्यादा बनाओ। वहाँ से इंसुलिन और ज़्यादा बनता है, वो दौड़े दौड़े आता है और वो इंसुलिन वापस से दरवाज़ा खोलता है और कुछ शुगर की बोरी और सेल्स में डाल देता है। इस तरह की प्रक्रिया चलते रहती है। वापस से ये बढ़ी हुई शुगर ब्लड के अंदर जो है वो आ गई सेल के अंदर। लेकिन होता क्या है कि हम भी कम थोड़ी है, हम तो खाते रहते हैं। तो ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा इस तरह से बढ़ी हुई जो रहती है, वापस से इंसुलिन वहाँ से निकलता है और इंसुलिन जो है एक गुंडा टाइप का आदमी है, समझ लीजिए, वो दौड़े दौड़े वहाँ से आता है और यहाँ पर सेल्स को समझ लीजिए। पहला सेल्स क्या करता है, जब बार बार शुगर को इंसुलिन दरवाज़ा खोल करके डाल दे रहा है सेल्स के अंदर, तो सेल क्या बोलता है कि भाई अभी दरवाज़ा बंद कर दो, अभी इसको मजबूत दरवाज़ा लगा देता है और उस समय लोहे का दरवाज़ा लगा देता है कि अभी कोई भी इंसुलिन शुगर लेकर आता है तो दरवाज़ा नहीं खोलना, हमें शुगर की ज़रूरत नहीं है। तो होता क्या है कि इंसुलिन गुंडा टाइप का आदमी है, वो वहाँ से दौड़े दौड़े आता है
और 10 की जगह 100 गुंडा इंसुलिन लेकर आता है, 100 गुंडे आते हैं, दरवाजे को तोड़ते हैं और 10 बोरी शुगर जो है सेल्स में डाल देते हैं। अब सेल्स बेचारा क्या करेगा, इतना सारा शुगर्स का क्या करेगा, वो बात की बात है, वो करने क्या करता है उस प्रोस्पेक्टिस पे हम बाद में जाएंगे। तो अब यहाँ पर जो है शुगर आ रहा है, इंसुलिन आ रहा है शुगर लेकर के, और बार बार एक तरह का प्रतिरोध दोनों के बीच में पैदा हो रहा है कि हमें शुगर की ज़रूरत नहीं है। दरवाज़ा अपना बंद करता है, बार बार वो दरवाज़ा बंद करता है, बार बार इंसुलिन गुंडे आते हैं, वो दरवाजे को तोड़ते हैं, और इस तरह से इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस पैदा होता है। दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश होती है और सेल अपना रेजिस्टेंस बढ़ाता है और बार बार रेजिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ाता है। तब हम देखते हैं कुछ समय के बाद कि ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। मतलब ये होता है कि अब जो है पहले थोड़ा भी इंसुलिन उस शुगर को सेल्स में डाल देता था, लेकिन अभी सेम अमाउंट ऑफ इंसुलिन उस शुगर को ब्लड में नहीं डाल पा रहा है। सेल में नहीं डाल पा रहा है, क्योंकि सेल्स ने अपना दरवाज़ा बंद कर रखा हुआ है। मुझे शुगर की ज़रूरत नहीं है, जब कोई लेकर आता है शुगर वहीं पर रोक देना, मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए शुगर। तो इस तरह से अब हम देखते हैं कि सेम अमाउंट ऑफ इंसुलिन जो कि पहले शुगर को अच्छे से डाल देता था सेल के अंदर, अब इंसुलिन बढ़ रहा है। जैसे जैसे शुगर का लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे इंसुलिन को ज़्यादा बनाना पड़ता है, पैंक्रियाज को इंसुलिन ज़्यादा बनती है, इंसुलिन का भी लेवल ब्लड में बढ़ते जाता है। उसके साथ साथ में आप देखेंगे कि वो बढ़ी हुई इंसुलिन भी उस शुगर को सेल्स में नहीं डाल पा रही है, जिसको हम हाइपर इंसुलिनीमिया बोलते हैं। और जब ब्लड के अंदर जो शुगर है वो सेल्स में नहीं जा पा रही है, तो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ रही है। तब हम कभी गलती से किसी वजह से डॉक्टर के पास जाते हैं और चेक किया जाता है, तो मालूम पड़ता है कि हमारी ब्लड शुगर बढ़ चुकी है, और तब हमें बताया जाता है, मतलब हमें ठप्पा लगा दिया जाता है कि आपको डायबिटीज़ हो गई। लेकिन हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि ये प्रक्रिया रातों रात नहीं होती है, ये प्रक्रिया सालों साल से होती है। कई साल लग जाते हैं इस प्रक्रिया को और रेजिस्टेंस इतना बड़ा होने में। मतलब कैसा है कि जब भी 10 इंसुलिन बन रहा था, रेजिस्टेंस हुआ तो 12 इंसुलिन बन गया, 15 इंसुलिन बन गया, 50 इंसुलिन बन गया, धीरे धीरे रेजिस्टेंस बढ़ते गया। बाद में एक लिमिट तक जब रेजिस्टेंस हो जाता है कि अब बढ़ी हुई शुगर को ये बढ़ा हुआ इंसुलिन भी सेल्स में नहीं डाल पाता है, तब फिर उस हमारा ब्लड शुगर का लेवल बढ़ने लगता है, और बढ़ा हुआ हमेशा बना हुआ बरकरार रहता है। तब जो है ये क्लियर हो जाता है कि अब आपको डायबिटीज़ हो गई। लेकिन आज मालूम पड़ा, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें डायबिटीज़ आज हुई है। ये बीमारी सालों साल से हमें तैयार हुई है, हमने तैयार किया है, क्योंकि हमने कार्बोहाइड्रेट को ज़्यादा खाया है। और वही कार्बोहाइड्रेट जो हम टू मच अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट का जो इंटेक है हम करते हैं, वही हमारा इसका कारण बनता है। और कारण के साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जबकि हमारे शरीर में इंसुलिन भरपूर मात्रा में बनता रहता है। अब यहाँ पे समझना है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस तो शरीर ने बढ़ा लिया, डायबिटीज़ हो गई। अब हम बताना चाहेंगे कि यह एक दिन में नहीं होता है, यह कई साल लग जाते हैं, और इसको डेवलप होने में जब कई साल लग जाते हैं तो, लेकिन हाँ एक चीज़ बताना चाहेंगे कि डेवलप होने में कई साल लगते हैं, लेकिन रिवर्स होने में बहुत कम समय लगता है। 1 साल में रिवर्स हो सकता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। और जब इंसुलिन रिवर्स हो सकता है रेजिस्टेंस, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स किया जा सकता है, तो आप ये भी मानने लगेंगे कि जब इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स किया जा सकता है, मतलब डायबिटीज़ भी रिवर्स किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कैसे होता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस से बाहर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो हम फिर से आपको यही बोलेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स किया जा सकता है, और अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स किया जा सकता है तो डायबिटीज़ को भी ठीक किया जा सकता है, डायबिटीज़ को भी रिवर्स किया जा सकता है। बस अगर ज़रूरत है तो आपको जानकारी की, समझदारी की और उसके प्रति जवाबदारी निर्धारित करने की, ताकि आप डायबिटीज़ को ठीक से अच्छे से समझ सकें और ठीक कर सकें। तो इसके लिए आपको डायबिटीज़ को बाहर भगाने के लिए, डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर
आप जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी। आपको इसके प्रति एक उत्साह पैदा होना चाहिए कि रियल में मुझे डायबिटीज़ को जानना है, डायबिटीज़ को सीखना है, डायबिटीज़ होती कैसे है इसको समझना है। जब आप जागरूक होंगे तब आप जानकारी के लिए अग्रसर होंगे, और जब आप जानकारी के लिए अग्रसर होंगे तो आपके अंदर समझदारी भी आएगी। और जब आप जानकारी और समझदारी ये दोनों का यूज करेंगे तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति जवाबदारी भी आप खुद ही तय करने लगेंगे। और जब आप स्वास्थ्य के प्रति जवाबदार होने लगेंगे तो आप इस तरह से देखेंगे कि आपकी डायबिटीज़ ठीक हो रही है। तो आप जब अपनी जवाबदारी निर्धारित कर लेंगे तो आपका धीरे धीरे जब आप डायबिटीज़ ठीक करने लगेंगे, आपको लगेगा कि मेरा डायबिटीज़ ठीक हो रहा है, तो मतलब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मतलब आप आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। जब आप आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे, जब आप आत्मनिर्भर होने लगेंगे तो आप देखेंगे कि अब जो है हम सेल्फ सफिशिएंट होते जा रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं। और इसका मतलब अब हम पढ़ेंगे, मतलब हम जानकारी लेंगे। जब आप पढ़ेंगे तो आप बढ़ेंगे, आप जानकारी लेंगे तो आपकी बीमारी ठीक होगी, आपकी समझदारी आपके अंदर आएगी और आप जवाबदारी के साथ आगे भी काम करेंगे। अपने प्रति जवाबदारी, अपने स्वास्थ्य के प्रति जवाबदारी को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। तब वहाँ पर बात आती है कि जब हम जवाबदारी निर्धारित कर लेंगे तो हमें खाने पीने के ऊपर बात आती है। खान पीन में परिवर्तन करना पड़ेगा। वो खान पीन में परिवर्तन कैसा है? खाने पीने में जब हम परिवर्तन करेंगे तो हम डायबिटीज़ को ठीक कर लेंगे। तो इसलिए हम बार बार अभी यही बात बोलते हैं कि ये जवाबदारी को जब हम अपने प्रति निर्धारित करेंगे और पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे, तो जानकारी लेंगे तो हम बढ़ेंगे, और हम बढ़ेंगे मतलब ठीक हो जाएंगे। और जब हम ठीक हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि जब हम बढ़ेंगे तो देश भी बढ़ेगा। तो इस तरह से हमारा ये कहना है कि डायबिटीज़ के लिए आइए हमारे साथ मिलकर आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करते हैं, और उस आत्मनिर्भरता के साथ में देश को भी आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम पढ़ेंगे तो हम बढ़ेंगे, और हम बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। बाय बाय।